हेलो दोस्तों, मैनेजमेंट का लेक्चर 8 आज हम डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी मजेदार स्टोरी के साथ। 1979 की बात है, जब हम SLV-3 लॉन्च कर रहे थे। इसरो ने प्लानिंग किया कि हम इसको लॉन्च करेंगे और इसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो थे APJ साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब। अब जिस दिन इसको लॉन्च करना था उस दिन ही मतलब 40 सेकंड रह जाते हैं, तो उस टाइम कंप्यूटर वार्निंग देता है। कंप्यूटर बोलता है कि यार सिस्टम में लीकेज है, आप इसको लॉन्च करोगे तो ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अब प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? APJ साहब हैं, इनके साथ एक टीम एसोसिएटेड है। ठीक है, तो APJ साहब को डिसीजन लेना है। अब डिसीजन लेने के लिए इन्होंने अपनी टीम की तरफ देखा। टीम बोलती है कि टीम पहले तो सोचती है, कैलकुलेशन करती है। अब 40 सेकंड रह गए हैं यार, टाइम कितना कम है, तो उन्होंने अपना एक डिसीजन दिया। टीम ने बोला कि यार लीकेज है पर हमारे पास इनफ फ्यूल है कि वो उसको ओवरकम कर जाएगा। तो APJ साहब ने अब फाइनल डिसीजन लेना है कि क्या हम उस व्हीकल को लॉन्च करें या मतलब पोस्टपोन कर दें। क्योंकि देखो यार, एक रॉकेट को बनाने में करोड़ ऑफ रुपीज लगते हैं। ठीक है, तो इतना सारा पैसा इन्वॉल्व है, डिसीजन लेना है। तो उन्होंने बोला कि यार मैं अपनी टीम के साथ जाऊंगा, मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है। कंप्यूटर पे जो कंप्यूटर बोल रहा है उसको हम ओवरकम कर जाएंगे लीकेज को। तो क्या होता है कि लॉन्च करते हैं, थोड़ा ऊपर सेकंड स्टेज में रॉकेट पहुंचता है और फिर वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। तो मतलब पूरा का पूरा जो उनका जो मिशन था वो अनसक्सेसफुल हो गया। अब क्या होता है कि अब एक फेल्यूर हुआ। फेल्यूर होने के बाद अब APJ साहब, यार बड़े से बड़ा बंदा भी डर जाता है कि हाँ यार इतना सारा नुकसान हो गया, मैंने एक डिसीजन लिया था। तो ये अपने बॉस के पास जाते हैं। उस टाइम इनके बॉस थे विक्रम साराभाई। तो वो इनको बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, आप एक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये और डर जाते हैं। ये बोलते हैं कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहां से मुझसे ढेर क्वेश्चन पूछेगी मीडिया कि आपने क्यों गलत डिसीजन लिया जब आपको कंप्यूटर ने अलर्ट कर दिया था, क्यों आप अपनी टीम की बात मानी आपने। तो फिर विक्रम साराभाई बोलते हैं कि आपने कुछ नहीं करना, मैं आंसर करूंगा। तो मीडिया उनको आंसर करती है। तो वो बोलते हैं कि जो हमारा सिस्टम कोलैप्स हुआ है, ठीक है, वो एक मतलब टेक्निकल इशू था, लेकिन मेरी टीम बहुत अच्छी है और हम आपको मतलब प्रॉमिस करते हैं कि 1980 में हम यही मिशन दोबारा रिपीट करेंगे और तब हम सक्सेसफुल होंगे। तो देखो यार, मतलब कितना, मतलब आप इसको सोच के देखो कितने मतलब ब्रेवली मतलब वहां पे इन्होंने मतलब रिएक्शन दिया। मतलब कोई भी बंदा यार मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो डिसीजन किसी और ने लिए थे वो भी अपने ऊपर ले लिए। तो अब इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर भर दिया कि यार देखो अब APJ साहब और उनकी टीम कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई कि उन्होंने 1980 में जाके वो मिशन को सक्सेसफुल किया और इंडिया का नाम पूरे मतलब कंट्रीज में मतलब पूरा इंडिया को प्राउड कर दिया। तो ये थे एक डिसीजंस और कुछ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार स्टोरी थी। अब इसके हम इंटरनल डिटेल को समझते हैं कि सबसे पहले क्या था। एक तो इसमें आपने देखा कि डिसीजंस लिए गए। डिसीजन लिए गए क्या थे? वो टाइम बाउंडेड थे, 40 सेकंड के अंदर अंदर डिसीजन लेना था। और टीम ने कुछ डिसीजंस लिए। टीम ने जो डिसीजन लिया उसमें उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन किस चीज का किया कि यार लीकेज हो रहा है, लेकिन लीकेज मतलब कितने टाइम के लिए होगा, जितने टाइम के लिए रॉकेट ऊपर लॉन्च हो रहा है, और उस टाइम में कितना लीकेज होगा और हमारे पास फ्यूल कितना है। तो मतलब ये सारी क्या थी, ये कैलकुलेशंस थी उनकी। इस कैलकुलेशन के बेस पे उन्होंने एक डिसीजन लिया जो कि बाद में जाके सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हमारा चैप्टर है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब जो टेक्निक्स हैं, मतलब चाहे वो मैथमेटिकल टेक्निक्स हो, चाहे वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हो, ये मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा क्या होती हैं। तो ये मतलब जो भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, उसी के ऊपर आज हमारा चैप्टर रहेगा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। और ये टेक्निक्स मतलब क्यों इफेक्टिव है? देखो यार, अगर एक अच्छा डिसीजन होगा तो मतलब पूरा का पूरा रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है। एक बहुत ही अच्छा डिसीजन क्या कर सकता है, एक रॉकेट लॉन्च को सक्सेसफुल बना सकता है। और एक रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल होगा तो मतलब आपका नाम रोशन होगा और उसके साथ साथ जो आपके करोड़ ऑफ रुपीज लगे हुए हैं इस रॉकेट में वो वेस्ट नहीं होंगे। इसी तरह जब आप इंडस्ट्री की बात करते हो तो इंडस्ट्री में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग। और क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑप्टिमाइज करती है रिसोर्सेज को। जैसे आपने रॉकेट बनाया था, कितने करोड़ ऑफ रुपीज लगे थे उसमें, अगर आप एक अच्छा डिसीजन लोगे, एक अच्छी टेक्निक्स को यूज करोगे
तो आप मतलब इफेक्टिव कर सकते हो सोर्सेज को, मतलब कम से कम यूटिलाइज करके बढ़िया मतलब उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो। ये बेसिकली क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू टाइप्स की होती है, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। बेसिकली क्या होते हैं ये आपको एनालिसिस करने में, आपको अच्छा डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करते हैं। अब डिसीजन मेकिंग आपने कैसे करनी है? सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग करते वक्त आपने जो प्रेजेंट जो आपने मतलब डिसीजंस लेने हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड लेने हैं। कि यार अगर मान लो कि आप एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो इंडस्ट्री लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? जहां पे आपका फ्यूचर अच्छा हो। आप ऐसे तो नहीं लगाओगे कि जहां पे अभी अभी आपको गेन हो जाए और बाद में आपका जाके बिजनेस पूरा ठप हो जाए। तो आप यार इतना सारा लैंड खरीदोगे, वहां पे इतनी सारी लेबर खरीदोगे। तो आपको हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस लेने हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में सबसे अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे आपकी एक कंपनी है, आपके एम्प्लॉइज हैं, अपने एम्प्लॉइज के लिए लैपटॉप खरीदने हैं। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम और इशू क्या है। तो यहाँ पे आप मतलब आपका एम क्या है कि आपने लैपटॉप खरीद के देने हैं अपने एम्प्लॉइज को, 500 लैपटॉप खरीद के देने हैं। तो उसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे डिसीजन क्राइटेरिया कि आपका डिसीजन क्राइटेरिया आप किस बेस पे लैपटॉप को सिलेक्ट करोगे। तो आपने बता दिया कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन, प्राइस, क्वालिटी के बेस पे मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। अब आप उसको वेट दोगे कि हाँ यार उसकी प्राइस सबसे ज्यादा वेटेज दूंगा मैं, 70% इसको वेटेज दूंगा, 20% इसको दूंगा, 10% इसको दूंगा। तो आप वेटेज दे दिया। उसके बाद आप क्या करोगे? आप ये वाली चीज ढूंढने जाओगे मार्केट में, एक्सप्लोर करोगे अल्टरनेटिव। मान लो एचपी के पास चले गए, डेल के पास चले गए, ठीक है, अपना एप्पल के पास चले गए। तो उसके बाद आपने अवेल्युएट करना है, अल्टरनेटिव जनरेट करने के बाद अवेल्युएट करना है कि यार कहाँ पे मुझे ये तीनों चीज सस्ते कम प्राइस पे मिल जाएंगी। ठीक है, अब कम प्राइस पे भी मिल जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन भी वो मिल जाएगी और क्वालिटी भी उतनी मिल जाएगी। तो आपने मतलब उसको अवेल्युएट किया। उसके बाद आपने क्या किया? इंप्लीमेंट किया। जो आपने एनालिसिस किया, यहाँ से एनालिसिस करने के बाद आपने एक अपना जो अल्टरनेटिव था उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया और बाद में उस अल्टरनेटिव को मतलब उसको इंप्लीमेंट कर दिया और आपने लैपटॉप खरीद ली। तो ये है सारे प्रोसेस फॉर डिसीजन मेकिंग, जिसमें कि हम अब ये सारे प्रोसेस हैं। देखो इस प्रोसेस में देखो कितनी सारी कैलकुलेशन होगी। तो वो कैलकुलेशन को अगर आप मतलब कॉपी पेन लेके सोल्व करने लग जाओगे तो यार मतलब बहुत मतलब कन्वीनियंट मेथड नहीं है ये। हाँ ठीक है, हो सकता है एक मेथड, लेकिन कन्वीनियंट मेथड नहीं है। जहां आप ऑर्गेनाइजेशन को सोच के देखो यार, ऑर्गेनाइजेशन में लाखों करोड़ों एक्टिविटीज हो रही हैं। तो वहां पे अगर आप इसको एक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज नहीं करोगे, वो मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन मतलब किस किस टाइप की हो सकती है। तो अगर आप उन टेक्निक्स को यूज नहीं करोगे तो आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। चलो नेक्स्ट। अब डिसीजन मेकिंग रैशनैलिटी एंड बाउंडेड रैशनैलिटी, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि 40 सेकंड्स में उनको डिसीजन लेना है। अब जो कैलकुलेशन करनी है वो सिर्फ 40 सेकंड्स में करनी है, और जो उनके पास इंफॉर्मेशन देखो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ लीकेज है। अब उनको सिर्फ लीकेज का पता है और कोई सिस्टम में कोलैप्स है या कुछ है उनको कुछ नहीं पता, उनके पास कोई डिसीजन लेने के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब इनका क्या हो गया? बाउंडेड रैशनैलिटी। रैशनैलिटी क्या होता है? मतलब एक लॉजिकल डिसीजन लेना। अब आप क्या सोच सकते हो कि यार मतलब लॉजिकल डिसीजन हर बार इफेक्टिव होंगे? नहीं यार, मतलब उसके पास कोई टाइम बाउंडेड भी होते हैं। देखो बाउंडेड होते हैं हमेशा जो लॉजिकल डिसीजंस होते हैं। तो हमने जो डिसीजंस लेने हैं वो वैसे डिसीजंस लेने हैं जो कि मतलब जो जहां पे हमें मतलब इंफॉर्मेशन कम हो, हमारे पास टाइम कम हो, तो हमने वो डिसीजन लेना है जो कि गुड इनफ हो। हम ये नहीं बोल सकते कि यार वो डिसीजन एक्सीलेंट डिसीजन होगा, क्योंकि यार मतलब बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं किसी भी चीज में। तो आपने एक मतलब ऐसा डिसीजन लेना है कि वो उस सिचुएशन के लिए गुड इनफ हो। जैसे कि कलाम साहब के जो टीम थी उन्होंने लिया। अब यार चाहे वो डिसीजन बाद में जाके इफेक्टिव ना हुआ हो, लेकिन यार एक डिसीजन लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। रोल ऑफ इंट्यूशंस इन डिसीजन मेकिंग। अब इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है डिसीजन मेकिंग में। वो कैसे है? क्योंकि देखो यार एक मैनेजर है, मैनेजर ने डिसीजन लेना होता है। बहुत कुछ तो इस मैनेजर की पर्सनल नॉलेज और उसका मतलब उसके एक्सपीरियंस पे और उसकी मतलब फीलिंग्स इमोशंस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, और उसके एथिक्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि यार एथिक्स मतलब मोरल वाला बंदा है तो यार ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेगा जिससे कि दूसरे की मतलब मोरल्स को वो डिमोरलाइज करे। तो ये थे इंट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल है डिसीजन मेकिंग में। अब टाइप्स ऑफ डिसीजंस कौन से हो सकते हैं? दो तरह के डिसीजन देखो, एक तो स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोग्राम्स हो सकते हैं और एक अनस्ट्रक्चर्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड हो सकते हैं। मतलब स्ट्रक्चर्ड और प्रोग्राम कौन से हो सकते हैं? जिसके बारे में हमें क्लैरिटी हो डिसीजंस के बारे में। और कुछ होते हैं कि हमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल हमें उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है,
तो वो बहुत ही यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें केयरफुल एनालिसिस करना पड़ता है आपको डिसीजन लेने से पहले। लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोग्राम्ड होते हैं उसमें आप मतलब एक पॉलिसी बना सकते हो, एक रूल्स बना सकते हो, तो उसमें आप मतलब डिसीजंस को इफेक्टिव बनाने के लिए मतलब बहुत सारे अपने मतलब पॉलिसीज लेके आ सकते हो। लेकिन जो यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें आपको मतलब डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है, हर सिचुएशन को आपको समझना पड़ता है, तब आप कोई डिसीजन लेते हो। इसके लिए आप डिसीजन को फिक्स कर सकते हो। अब डिसीजंस मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जो सर्टेनिटी जिसमें आपको पता है कि सारा कुछ हाँ ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यार पहले ऐसे हो रहा था अब भी ऐसे ही होगा, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज है, तो वो डिसीजन बहुत एक्यूरेट होंगे। अनसर्टेनिटी कौन सी होती है? जिसमें आपको पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, कोई नॉलेज नहीं है, पहली बार वो कंडीशंस हुई है। जैसे कि आपको, चलो यार नहीं बोलना चाहिए, जैसे आपको मैनेजमेंट पहली बार सिलेबस लॉन्च हुआ है तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, तो आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कौन सा चैप्टर पढ़ूं कौन सा नहीं पढ़ूं। चलो ये एग्जांपल नहीं देनी चाहिए तो, लेकिन समझाने के लिए मुझे देनी पड़ी। अब दूसरा है कि रिस्क। देखो अब कुछ डिसीजंस होते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने मतलब कुछ बाइक खरीदनी है, ठीक है, अब वो बाइक नई लॉन्च हुई है, अब आपको पता है कि यार बहुत सुंदर बाइक लग रही है, बट उसकी आपको टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता, इंजन कैसा है, ये क्या है, वो क्या है। आप चलो आप उसको कंपैरिजन कर लेते हो कि हाँ यार कंपनी बोल रही है तो हम मैं मान लेता हूँ, लेकिन कोई आपको रिव्यूज नहीं है इसके बारे में, तो उसमें क्या है कि आपका रिस्क इन्वॉल्व है। तो वो उस टाइप के डिसीजंस जहां पे रिस्क इन्वॉल्व हो, वहां पे आप क्या करते हो, आपको बहुत केयरफुली एनालिसिस करना पड़ता है कि हाँ यार वो कंपनी पीछे से उसकी बैकग्राउंड कैसी है, ठीक है, उसके मतलब वो पहले क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है, उसका रिव्यूज कैसा है। तो आप ये सारी चीजें लेके मतलब फिर डिसीजंस लेते हो। अब रोल ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बहुत बड़ा रोल है यार मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का। मैं आपको चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। पहले क्या था, पहले सारे जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स थी मतलब ऐसा कुछ नहीं था, जो भी डिसीजंस लिए जाते थे वो उसके मतलब जो लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस था, उनकी जजमेंट के बेस पे, उनका मतलब पर्सनल नॉलेज के बेस पे डिसीजन लिए जाते थे। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मतलब जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी ना, तो उस टाइम मतलब ऑपरेशन रिसर्च का मतलब ऑपरेशन रिसर्च बहुत ज्यादा यूज किया गया। मतलब ऑपरेशन रिसर्च से क्या हेल्पफुल हुआ कि उन्होंने जो उनके रिसोर्सेज थे वो उनको मतलब मिनिमम रिसोर्सेज के साथ ही वो काम कर दिया। मतलब मिनिमम रिसोर्सेज के साथ जो काम पहले हो रहा था वही काम को उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो उस वो तो सिर्फ ऑपरेशन रिसर्च तो उस टाइम सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के लिए यूज हो रही थी, लेकिन उसका जो स्कोप था ना वो बाद में निकल के आया कि उसको ऑर्गेनाइजेशंस ने यूज करना शुरू कर दिया, और उनका प्रॉफिट उन्होंने मतलब कम इन्वेंटरी को यूज करके, कम रॉ मटेरियल को यूज करके उतने ही गुड्स बना के दिखा दिया, तो उनका प्रॉफिट ड्रास्टिकली मतलब एक्सपोनेंशियली इंप्रूव कर गया। तो मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ऑपरेशन रिसर्च एक एग्जांपल है मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की। तो मतलब इट इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक, और कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट है यार। मतलब आपने एक न्यू इंडस्ट्री लगानी है, न्यू मार्केट क्रिएट करनी है, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लोगों को रिक्रूट करना है, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, कोई मार्केटिंग करनी है, तो हर जगह क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अब ट्रेडिशनली देखो जो पहले था, मैंने आपको ये बताया, देखो पहले इंट्यूशन, एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे काम करते थे। फिर टेलर आए, टेलर ने देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर काम किया। उन्होंने बताया कि टाइम स्टडी से आप एक बंदे का काम मतलब उसका टाइम फिक्स कर सकते हो, मेथड स्टडी से आप जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट वर्ल्ड वॉर 2 में डिस्कवर हो गया। तो मतलब इतनी सारी टेक्निक्स आ गई कि यार मतलब यही सारी चीजों को टेक्निक्स बोलते हैं। ऑपरेशन रिसर्च में आपने देखा होगा गेम थ्योरी है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको छोटा सा चलो एग्जांपल दे देता हूँ क्या होता है। आपने बचपन में एक लीनियर प्रोग्रामिंग किया होगा, देखो ऐसे कुछ किया होगा, तो आपको निकालना होता है भी ये वाला एरिया क्या है। तो आपने कभी सोचा कि ये हम क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि यार देखो मान लो कि ये पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, और ये मतलब रीजन बाउंडेड रीजन है। अब ये बाउंडेड रीजन पे आपने मतलब कंस्ट्रेंट्स लगा दिए हैं कि अगर अब इसका इफेक्ट देखो, इसका जो इफेक्ट होगा z, मान लो कि z है a प्लस बी प्लस सी, और ये z क्या है, ये z है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और z है प्रॉफिट। आपने हमेशा क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन में, z को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा? जब आपके एबीसी कहाँ पे लाई करेंगे, इस रीजन में लाई करेंगे, जो कि बाउंडेड रीजन है, इसमें लाई करेंगे, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो आप ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों करते हो? आपको पता होना चाहिए ना कि किस रीजन में हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तो इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग यूज होती है। अगर आप इसको मतलब बेसिकली सोल्व करने लग जाओ हर चीज को, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज हैं, ठीक है, तो आप उसको डेली सोल्व करने लग जाओगे तो एक आधी एक्टिविटी सोल्व कर पाओगे। लेकिन अगर हम आजकल टेक्निक्स आ गई, कंप्यूटर पे ही लीनियर प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वो आपको इफेक्टिवली बता देता है कि यार आप इस रीजन से बाहर मत जाना, इस रीजन से बाहर जाओगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने मतलब आपने ये सोचना है कि यार मैं एक मतलब बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, मैं किस ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं ताकि मेरा प्रॉफिट अच्छा हो, मुझे अच्छी सैलरी मिले, मेरा ग्रोथ अच्छा हो, मेरा करियर डेवलपमेंट अच्छा हो, मेरे पर्सनल स्किल्स अच्छे हो, तो वो आप सारी चीज भी लीनियर प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रेंट्स बना के सोल्व कर सकते हो। अब उसके बाद देखो, अब आपने टेलर के बारे में पढ़ा, टेलर ने देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को बताया, तो वो कहाँ कहाँ यूज हो सकती हैं। एक फैक्ट्री लगानी है, नई फैक्ट्री लगानी है, वहां पे इसको यूज कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो प्रोडक्शन प्रोसेसेस को, जैसे कि गैंट चार्ट्स होते हैं, उसमें आपको टाइमिंग गिवन होती है कि एक मशीन मतलब कितनी टाइम चलती है, मतलब उसका पूरा ब्यौरा बताया जाता है कि वो कितने घंटे में कितना काम उसने किया। तो पूरा एक मैनेजर को यार पता रहेगा, मतलब गैंट चार्ट में क्या होता है कि जैसे एक मशीन है, मशीन 1 2 3, ठीक है, तो उसमें क्या करती है, इसको बताती है कि पहले इतने घंटे चली, फिर इतना ब्रेकडाउन रहा, फिर इतने घंटे चली। तो एक क्लियर नजर से, मतलब एक नजर से आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार मेरी मशीन कहाँ रुकी है और उसका कारण क्या है। वो मैनेजर उसका कारण ढूंढेगा और ट्राई करेगा कि वो नेक्स्ट टाइम में उसको प्रॉब्लम ना आए उस तरह की। तो मतलब शेड्यूलिंग और प्रोडक्शन प्रोसेसेस में भी हेल्प कर सकती है, वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकती है। ऑप्टिमम लोड साइज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये हम इन्वेंटरी में पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप मैन पावर कितनी चाहिए और मतलब कब चाहिए, ये सारा मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक से आप सोल्व कर सकते हो। मार्केटिंग में आपने जो वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाने हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, तो आप कहाँ पे बनाने हैं, तो यहाँ पे भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर वेरी यूजफुल। अब क्लासिफाई कैसे कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यार देखो, मैथमेटिकली और स्टेटिस्टिकली आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। मैथमेटिकल टेक्निक्स, जैसे कि मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का एग्जांपल दिया, तो वो बेस्ट एग्जांपल है मैथमेटिकल टेक्निक्स का। उसमें आप क्या करते थे, आप एक बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करते थे, बाउंडेड रीजन में आपको पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो ये था मैथमेटिकल का एग्जांपल। सेकंड है स्टैटिस्टिकल एग्जांपल। स्टैटिस्टिकल एग्जांपल के ऊपर आज हम सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग होती है जिसमें कि आप अलजेब्रा यूज करते हो, परमुटेशन कम्बिनेशन यूज करते हो, मैट्रिक्स यूज कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज कर सकते हो। तो इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग होगी। ये असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स, ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस करने में, मतलब एक जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो, वैसे जैसे ट्रक लोड करके आप भेज रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउसेस में भेज रहे हो, फिर वेयर हाउस से डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर के पास जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, मूवमेंट को कम करना चाह रहे हो, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स यूज करते हो। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आप लोड साइज फिक्स करते हो, क्या हमें कितनी क्वांटिटी बाहर से मंगवानी चाहिए रॉ मटेरियल की, तो उसका लोड फिक्स कर देते हो कि इतनी क्वांटिटी मंगाएंगे तो हमारी इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, मतलब उसको रखने की कॉस्ट, उसको प्रोक्योर करने की कॉस्ट कम होगी। गेम थ्योरी, जहां पे मतलब दो डिसीजंस हैं, दोनों डिसीजंस में आपने एक को चूज करना है और आप चाहते हो कि यार मेरा ज्यादा नुकसान भी ना हो, वहां पे गेम थ्योरी यूज करते हो। क्यूइंग थ्योरी, जैसे कि आप बैंक में यूज करते हो, इतने लोग आ रहे हैं, अब किसको कब प्रोसेसिंग, हम चाहते हैं कि सभी को यार मतलब कम से कम टाइम में हम उनको सर्विस दे सकें, उनको जो पैसा लेके जाना चाहते हैं, जो भी अपनी मतलब इंक्वायरी करना चाहते हैं, उनका मतलब जल्दी उनकी इंक्वायरी को सोल्व कर दिया जाए, तो वहां पे क्यूइंग थ्योरी यूज होती है। इसमें बोला जाता है कि जैसे पहला बंदा आया उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे और कितने टाइम में ट्रीट करेंगे, ये सारा क्यूइंग थ्योरी में बताया जाता है। ऐसे ही रिप्लेसमेंट मॉडल, सिमुलेशंस, डिसीजन थ्योरी, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, ठीक है, सीक्वेंसिंग और कोऑर्डिनेटिव प्रोग्रामिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स। ये मैंने आपको एक ब्रीफ में बता दिया कि बेसिकली होता क्या है, मैथमेटिकल टेक्निक्स होती हैं जो। अब उसके बाद आ गया आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। पहले सिर्फ मैथमेटिकल टेक्निक्स थी, बट बाद में इसका मतलब जब टाइम बढ़ा तो टाइम के साथ साथ इसका ज्यादा हुआ, और ये मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल, तो मतलब इसके बिना काम ही नहीं हो रहा है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में। और जो टेलर थे, टेलर के बाद तो इनका मतलब स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, मतलब जैसे एक रॉ डाटा होता है, मैं आपको मतलब समझा देता हूँ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का क्या होता है। एक रॉ डाटा होता है, अब एक मैनेजर को डिसीजन लेना, तो एक रॉ डाटा के बेस पे वो कैसे डिसीजन लेगा। आपको कोई बता दे कि हाँ यार कल 10 डिफेक्टिव आए, वो आए मतलब रस्टिंग के कारण आए, और जो मतलब दूसरा कारण थे वो सारे आपको गिनाने लग जाए, तो आप क्या एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। लेकिन अगर आप उसको एक अच्छे से डॉक्यूमेंट करके बताओगे कि हाँ यार ये वाला जो रस्टिंग थी, रस्टिंग के 2 केस आए,
जो उसमें मतलब और कोई प्रॉब्लम्स थी तो उसके कारण मतलब 4 केस आए। अगर आप उसको एक ऐसे ही हिस्टोग्राम बना के दिखा दोगे तो वो उसको बड़ी जल्दी समझ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि मतलब स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। तो मतलब एक पार्ट है उसका क्वांटिटेटिव टेक्निक का। अब ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स मैं आपको सारी बता देता हूँ। देखो ये सारी आज हम डिस्कस करेंगे। डाटा क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन थ्योरी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एनोवा, कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस, फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड डिसीजन थ्योरी, सारी एक एक करके मैं आपको आज समझा दूंगा। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएंगी सारी मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पूरी क्लियर हो जाएंगी। चलो अब बेसिक ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो इसको दो रूप में क्लासिफाई कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्टिव और डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास यार एक पूरा का पूरा कॉलेज है, ठीक है, आप कॉलेज का आपने बिहेवियर को फाइंड आउट करना है कि उसका बिहेवियर कैसा है। तो आप क्या करोगे, पूरे कॉलेज में जाके सर्वे करने थोड़ा लग जाओगे। आप क्या करोगे, एक क्लास का सर्वे करोगे, उस क्लास के बेस पे आप क्या करोगे, आप पूरे कॉलेज को बताओगे। ठीक है, तो अगर आप मतलब एक क्लास के बेस पे, एक मतलब छोटी सी क्लास के बेस पे पूरे कॉलेज को बता रहे हो कि हाँ यार वो कॉलेज का बिहेवियर कैसा होगा, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मतलब आपने इसके बेस पे इन्फर किया कि पूरा कॉलेज कैसा होगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि अगर आपने जहां पे सर्वे किया आप उसी के बारे में बता रहे हो तो वो हो गया डिस्क्रिप्टिव। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्लास का बिहेवियर आपने जाके वहां पे पता किया, तो उस क्लास के बारे में अगर आप बता रहे हो तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। अगर आप मतलब पूरे कॉलेज के साथ उसको रिलेट करने लग जाओ तो उसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद है डाटा क्लासिफिकेशन। अब इसकी टाइप्स पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले डाटा क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन। देखो जो रॉ डाटा आता है ना, रॉ डाटा के बेस पे हम इफेक्टिव डिसीजंस नहीं ले पाते, तो उसको हमने प्रोसेस करना पड़ता है कि वो डाटा को यार मतलब मैनेजर के पास लेके जाएं तो मैनेजर उसको अच्छे से समझ पाए। तो उसको समझाने के लिए हमको बहुत सारे टेबल्स यूज करने पड़ते हैं, प्रेजेंटेशंस यूज करनी पड़ती हैं, डाटा को क्लासिफाई करना पड़ता है। तो इसकी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो स्ट्रैटिफिकेशन, डिवाइड एंड कनक्योर। अब आप देखो अनस्ट्रैटिफाइड डाटा, अब आपके पास कोई ले जाए कि यार मतलब एक बंदा है एम्प्लॉय में, वो इतना लेट होता है, मतलब उसको एक मंथ में इतनी बार लेट हुआ है वो। अब अगर मैनेजर के पास लेके जाओगे तो यार हाँ यार वो इससे क्या इन्फर करेगा, वो उससे कुछ नहीं इन्फर कर पाएगा। बट अब अगर आप उसको ऐसे बना के लेके जाओ, तो अगर वो आप उसको बताओ कि यार हाँ मंडे को 4 बार लेट हुआ है, ठीक है, ट्यूसडे को 2 बार लेट हुआ है, वेडनेसडे को 1 बार लेट हुआ है, तो उसको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि यार मंडे को लेट हो रहा है, तो मंडे को में भी हो सकता है कि यार मतलब उसको सुबह उठने में प्रॉब्लम हो क्योंकि संडे को सो रहा है आराम से। तो मतलब वॉट एवर बी द रीजन, मतलब वो उसको उस वे में उसको मतलब एनालिसिस कर सकता है अगर उसको एक टेबलर फॉर्म में दोगे। अब दूसरा है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में देखो अब आप इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है, देखो हिस्टोग्राम देखने से आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे डिफेक्ट्स हैं, यहाँ पे डेज है। तो आपको पता है कि यार मेजर और माइनर जो डिफेक्ट है आप दोनों को क्लासिफाई कर दिया आपने। अब मेजर डिफेक्ट आप देखो, मान लो कि डे 3 में मेजर डिफेक्ट बहुत कम है, माइनर डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो अगर आप ऐसे एक मैनेजर के पास लेके जाओगे तो वो उसको इफेक्टिवली बता पाएगा कि हाँ डे 2 में यार ये वाले ज्यादा आ रहे थे, मेजर डिफेक्ट आ रहे थे, तो उसको इसके रिलेटेड कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर डे 3 में माइनर डिफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं तो वो उन लोगों को बताएगा कि यार हाँ माइनर डिफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं। तो मतलब एक मतलब क्लासिफाई कर दिया और एक अच्छे से समझ भी पाए आप इससे हिस्टोग्राम से। चेकलिस्ट से क्या एडवांटेज होता है, बेसिकली आपने वॉशरूम के बाहर लगी देखी होगी चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट में क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि यार हाँ यार प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम किस किस चीज में। यहाँ पे आपको बताया होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के रीजन, जैसे कि यहाँ पे डिफेक्ट्स बताए गए हैं और वो डिफेक्ट्स कितनी बार अक्कर करते हैं। मंडे में जैसे 4 बार अक्कर किए, तो आप यहाँ पे बताओगे, जैसे कि आपको बताया कि वहां पे क्लीनिंग नहीं अच्छी थी, तो क्लीनिंग आपने देख लिया कि यार हाँ मंडे को क्लीनिंग अच्छी नहीं थी, और एक दिन मतलब वो मतलब पानी नहीं आ रहा था। तो ये सारी चीजें मतलब जो एक वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो आपने उसको एक चेकलिस्ट बना लिया, तो आपको पूरे मंथ का पता लग गया। तो आपको पता लग जाएगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब टॉयलेट क्लियर नहीं है, तो आप क्लीन नहीं है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उस बंदे को पकड़ोगे कि हाँ यार ये इसके कारण क्लीन नहीं हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये इफेक्टिव डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, आपने देखो एक डेडलाइन थी कि यार इतने अपने मतलब इस मंथ को इतने प्रोडक्शन करना था, लेकिन वो प्रोडक्शन को आप मीट नहीं कर पाए, तो वो उसके रीजन देखो, बंदे भी रीजन हो सकते हैं, मेथड भी रीजन हो सकता है, मेजरमेंट ही नहीं अच्छे से हुई वो भी रीजन हो सकता है, मशीन अच्छे से काम नहीं की, इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, मटेरियल्स सही टाइम से प्रोवाइड नहीं किया। तो आप उसको क्या करोगे, उसके कॉज बना लोगे, कौन कौन से कॉजेज हैं।
ठीक है, तो अगर आपने मना लिया कि हाँ यार मटेरियल के कारण उसके मतलब उसकी डेडलाइंस मीट नहीं हो रही, तो आप मटेरियल सेक्शन में जाओगे, वहां पे एनालिसिस करोगे, तो एक अच्छा डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगा ये। पेरेटो डायग्राम देखो, बहुत अच्छी डायग्राम बनाई गई है। मतलब ये क्या है कि जो 80% ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो 20% ऑफ आइटम्स में होते हैं। जैसे कि आपको मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, तो मेजर जो डिफेक्ट्स हैं वो सिर्फ ये 3 रीजन के कारण हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ बना के लेके जाओगे एक मैनेजर के पास, वो बड़ी जल्दी बता देगा यार रस्टिंग को कम करो, स्क्रैच को कम करो, डर्टीनेस को कम करो। तो ये एक इफेक्टिव डिसीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है पेरेटो डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपकी जो हाइट है, जैसे आपकी हाइट बढ़ती है तो आपका वेट बढ़ता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने प्लॉट करना शुरू कर दिया कि यार जब मैं 10 साल का था तब मेरा वेट इतना था, जब मैं 12 साल का था मेरा वेट इतना था, 15 साल का हुआ मेरा वेट इतना हो गया, तो अगर मैं 20 साल का हुआ तो मेरा वेट एस्टिमेटली इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मतलब कोरिलेशन में हेल्प करता है, आपको बताता है कि यार आपको फ्यूचर में आपके जो 2 वेरिएबल्स हैं उसमें क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, ये पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कोई नो रैंडम रिलेशन भी हो सकता है और नॉन लीनियर रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो स्कैटर डायग्राम आपको हेल्प करता है आगे प्लॉट करने में भी, फ्यूचर को प्रोडिक्ट करने में भी, और जो आपका करंट जो आपका रिलेशन है मतलब 2 वेरिएबल्स में, जैसे आप मान लो कि आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिपेंड करता है रॉ मटेरियल आप कितनी टाइमली उसको प्रोक्योर कर रहे हो। ठीक है, वहां पे बंद मैन पावर पे डिपेंड करता है, तो आप उसको प्लॉट करके उसको समझते हो कि वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है और आगे उसका फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब कंट्रोल चार्ट्स क्या होता है, कंट्रोल चार्ट्स में यार बहुत ही बढ़िया टूल है। इसमें क्या होता है कि आपका मान लो कि एक स्पेसिफिकेशन है, शाफ्ट का डायमीटर है। ठीक है, शाफ्ट होती है जैसे कि मान लो कि जो रोटेट करती है, मतलब यहाँ पे रोटेटरी मोशन होता है तो एक मोशन को दूसरे में ट्रांसफर कर देती है। तो शाफ्ट का डायमीटर है, जो डायमीटर का आपने टॉलरेंस फिक्स कर दिया, जो कि मतलब एक कस्टमर है, कस्टमर आपसे शाफ्ट खरीदता है। ठीक है, तो शाफ्ट का आपने टॉलरेंस फिक्स कर दिया 20 प्लस माइनस 0.02, तो मतलब 0.2, 20 प्लस माइनस 0.2। इसका मतलब क्या है कि उसने अपर लिमिट फिक्स की हुई है कि 20.2 है, और यहाँ पे क्या है 18.8 इज द लोअर लिमिट। मतलब अगर इसके बीच में शाफ्ट का डायमीटर होगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर इसके बाहर हुआ तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो आपसे कंपनी से नहीं खरीदेगा। ठीक है, चलो मान लो कि ये मीटर में है 20 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो 20.2 अपर लिमिट हो गई, 20 माइनस 0.2 18.8 लोअर लिमिट हो गई। अब अगर जो आपका डायमीटर आपने बनाया, शाफ्ट बनाई, जो उसका डायमीटर अगर इन चीजों के बीच में रहेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपको मतलब अगर आप ऐसे ग्राफिकली उसको डिजाइन करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ यार मेरा जो प्रोसेस है मतलब वो सही चल रहा है। लेकिन अगर कोई चीज बाहर हो गई इससे, तो आपको पता लग जाएगा ये क्यों हो रही है, ये नेचुरली तो नहीं हो रही, कुछ ना कुछ अलग चीज हुई है, या तो ये बंदे ने गलती की है या मशीन से कुछ गलत हो गया है। तो आप उस रीजन को आइडेंटिफाई बड़ी जल्दी कर लोगे, आपको मतलब यहाँ से 2 मिनट में पता लग जाएगा कि आपका मतलब प्रोसेस गलत चल रहा है। तो ये कंट्रोल चार्ट से इसमें हेल्प करते हैं। अब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या होता है, एक मिडल वैल्यू फाइंड आउट करना। जब भी एवरेज फाइंड आउट करते हो तो उसको बोलते हैं हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। इसमें हम मीन, मीडियन, मोड से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन क्या होता है, एवरेज होता है, मीडियन मीडियन टर्म होती है, मोड क्या होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जो ज्यादा ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो उसको मोड उसका ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, मान लो एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने नंबर ऑफ शूज के साइज बना रही है, जैसे कि मान लो कि उसने 10 नंबर का भी बना रही है, 8 नंबर का भी बना रही है, 7 नंबर का भी बना रही है। तो वो एनालिसिस करेगी यार मेरा कौन सा सबसे ज्यादा बिक रहा है। मान लो 8 नंबर है, उसका जो मोड है ना, मतलब उसको जो उसकी फ्रीक्वेंसी है परचेसिंग की वो सबसे ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो उसी को बनाएगा ज्यादा और दूसरों को कम बनाएगा, ताकि उसके जो ज्यादा वाली चीज है वो उसकी सेल को वो मीट कर सके। तो इसमें ये सेंटर टेंडेंसी हेल्प करता है आपको। एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि मान लो कि वेदर है जो 10 दिनों का वो इतना सारा है, तो आपने इन्फर करना है इससे कि यार नॉर्मली वेदर वहां पे कैसा रहता है। तो वो जरा आप उसकी एवरेज ले लोगे, एवरेज लेके बताओगे कि हाँ यार उसका जो एवरेज है मतलब 25.5 डिग्री के नियर अबाउट वहां पे टेम्परेचर रहेगा। आप कहीं पे घूमने जा रहे हो तो आप पिछले 10 दिनों का डाटा को डिस्कवर करते हो ना कि हाँ यार एवरेज 25.5 रहता है, वहां पे हमें इस तरह के कपड़े लेके जाने चाहिए। और जो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर उसको भी देखोगे कि हाँ यार मतलब 37 डिग्री तक भी जा सकता है, तो उसके लिए भी हमने तैयार रहना है। तो सेंटर टेंडेंसी उस चीज में हमारी हेल्प करता है। डिस्पर्शन क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो ये मेजर करता है वेरिएबिलिटी इन द डाटाबेस, मतलब वेरिएशंस इन द डाटाबेस को मेजर करता है। और एक आईपीएल टीम है, मतलब उसके जो ओनर्स हैं, मान लो कि जैसे प्रीति जिंटा है, उसने किंग्स 11 पंजाब को खरीदना है। किंग्स 11 पंजाब में अब मान लो कि उसने युवराज सिंह को खरीदना है, तो युवराज सिंह की वो क्या करेगी, वो पूरी प्रीवियस उसकी मतलब बैटिंग एवरेज को देखेगी, और वो देखेगी कि यार बैटिंग एवरेज मान लो
आ रही है कि मतलब उसकी वेरिएशन बहुत आ रही है, कभी यार 5, कभी 10, कभी 50, कभी 60, तो मतलब उसका वेरिएशन ही इतना है कि यार वो कभी भी ऐसे प्लेयर को नहीं खरीदेगी जिसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा हो। हाँ, जिसमें यार पता है कि यार कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 60 की एवरेज रख रहा है, तो वो उसकी तरफ ही जाएगी हमेशा, क्योंकि उसको चाहिए कि जो जो उसके मैच जिताएगा वो कौन जिताएगा, जिसकी बैटिंग एवरेज कॉन्स्टेंटली अच्छी होगी। ऐसा नहीं होगा एक मैच में अच्छा परफॉर्म कर दिया फिर 10 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो उसमें भी डिस्पर्शन आपकी हेल्प करता है। और कहाँ पे हेल्प करता है, देखो जहाँ पे मतलब एक लाइट बल्ब भी खरीदना है, तो आप उसको में क्या स्टडी करोगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, पिछले पास्ट ईयर्स में कैसी रही है। अगर तो वेरिएशन ज्यादा होगी तो आप उसको नहीं खरीदोगे, अगर वेरिएशन कम है, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो आप उसको खरीदोगे। तो डिस्पर्शन वहां पे आपकी हेल्प करता है। अब ये तो हो गया एक छोटा सा एग्जांपल, लेकिन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इंडस्ट्री में तो बहुत सारा डाटा इन्वॉल्व होता है ना, तो उसमें आप उसको कैसे मेजर करोगे डिस्पर्शन को। देखिए सबसे पहले क्या करते हो, आप एक फ्रीक्वेंसी काउंट करते हो, ठीक है। जैसे आप डिफेक्ट्स की मान लो या परफॉर्मेंस को मान लो, किसी को भी मान लो, जहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। अब अगर मीन मीडियन मोड आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे, अगर वो बीच में आए, ठीक है, तो इसका मीन क्या होगा, मीन मीडियन मोड निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसमें आप स्क्यूनेस नहीं है, ये एक परफेक्ट मतलब नॉर्मल कर्व है। अगर ये मिडल वैल्यू से डेविएट करता है तो इसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस अब आपकी हेल्प कैसे कर सकता है, मान लो कि एक बंदा है जिसने मतलब स्कोर किया, इसके 0 स्कोर है और ये बहुत ज्यादा, ये 100 मान लो, ये 100 स्कोर है। अब एक बंदा है जिसकी ग्राफ इस तरह का बन रहा है, रोहित शर्मा है, उसका ग्राफ इस तरह का बन रहा है, और युवराज सिंह है, इसका ग्राफ ऐसे ऐसे बन रहा है। तो आप किस प्लेयर को सिलेक्ट करोगे, आप ऑब्वियसली यार इसको सिलेक्ट करोगे जिसका मतलब देखो यहाँ पे जिसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो देखो बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि 100 के नियर अबाउट इसका स्कोर बहुत ज्यादा है, और इसका स्कोर क्या है, इसका स्कोर 50 से बहुत कम है। तो आप किसकी तरफ जाओगे, आप हमेशा रोहित शर्मा की तरफ जाओगे। तो डिस्पर्शन इस चीज में हेल्प करता है आपकी, मतलब स्क्यूनेस को आइडेंटिफाई करता है। स्क्यूनेस किस टाइप की है, देखो यहाँ पे देखो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ठीक है, मतलब 100 के नियर अबाउट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहाँ पे नेगेटिव स्क्यूनेस है, ठीक है। और एक तो हो गया स्क्यूनेस से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिस्पर्शन को। दूसरा कटोसिस। कटोसिस क्या होता है कि पीकनेस के कितनी है, मतलब अपर लेवल कितना है, मतलब वो कितने, मतलब 200 रन बना दिए किसी ने, मतलब 250 रन भी बनाए हैं रोहित शर्मा ने, तो मतलब वो पीकनेस को जो मेजर करता है वो कटोसिस मेजर करता है। अब प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हेल्प करती है, मान लो कि रेन होने वाली है, 90% चांस है रेन होने वाली है, तो आप क्या करोगे, अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाओगे। क्रिकेट मैच को सस्पेंड भी किया जा सकता है। जो ट्रक्स का रूट है, जो मतलब अपना सामान लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनका रूट भी मतलब आप चेंज कर सकते हो। तो मतलब कितनी सारी इम्पेक्ट पड़ते हैं अगर आपको एक चीज का मतलब आपको पता है कि वो चीज होने वाली है। तो प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको कैसे इन्फर करोगे, देखो एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर आपकी कंपनी के पास आता है अपनी कंपनी का शेयर खरीदने, और आपको बोलता है कि मैं रिटर्न 10% दूंगा, तो क्या आप उसके पास जाओगे। अब आप क्या करोगे, उसको कंपेयर करोगे, आपके पॉसिबल रिटर्न्स कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है, उसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यार 15.75 आ रहा है, तो आप उसके पास नहीं जाओगे। आप बोलोगे कि यार मेरा जो, मैं अगर अपना जो डिसीजन लेता हूँ, मेरे पास जो कस्टमर्स हैं मैं उनके पास ही जाता हूँ, तो मुझे इतना सारा प्रॉफिट होता है, तो मैं इसके पास क्यों जाऊंगा, अगर इसने मेरे पास आना है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे, मुझे ज्यादा रिटर्न दे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें आपकी हेल्प करता है। अब इसको आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, डिस्क्रीट और रैंडम में। डिस्क्रीट में क्या होता है कि आपके पास जो जो रैंडम वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही मतलब उसका कंस्ट्रेंट होता है कि वो एक कंस्ट्रेंट सेट ऑफ में ही आप उसको ले सकते हो। जैसे कि 12 मंथ्स में आपने एक लड़का बोर्न किया, तो बोर्न किस में करेगा, वो 12 मंथ्स में से किसी मंथ में ही करेगा ना, तो वो हो गया एक आपका डिस्क्रीट की एग्जांपल। रैंडम की एग्जांपल क्या है कि एक यार बंदे का 10 लाख का पैकेज लग गया, किसी का 15 लाख का भी लग सकता है, किसी का 5 लाख का भी लग सकता है, तो वो क्या हो गया, वो एक रैंडम वेरिएबल हो गया, उसको हम बोलते हैं रैंडम। तो प्रोबेबिलिटी दो तरह से हो सकती है, एक डिस्क्रीट हो सकती है, एक रैंडम हो सकती है। अब सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मारुति सुजुकी ने क्या किया, मारुति सुजुकी अपना मतलब फीडबैक लेना चाहती है कस्टमर से, यार कि हम उसके लिए मतलब प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं वो कैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब वो एक उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो हर बंदे के पास चली जाए, और या फिर एक लिमिटेड सेट ऑफ बंदों के पास जाए और उसके बेस पे इन्फर करे कि हाँ यार मेरी पूरी की पूरी पॉपुलेशन वैसी ही होगी। अगर वो हर बंदे के पास जाएगी तो कितना सारा टाइम लगेगा, कितना सारा पैसा इन्वॉल्व होगा इसके साथ। तो वो क्या करेगी, वो हमेशा चाहेगी कि मैं सैंपल लूं। सैंपल क्या होता है, मतलब एक बड़ी पॉपुलेशन में से आप छोटा सैंपल सेलेक्ट करते हो, उस छोटे सैंपल के बेस पे बताते हो कि मेरी पॉपुलेशन कैसी होगी, ठीक है। तो एक नटशेल में अगर आपको समझाऊं तो ये एक पॉपुलेशन को इन्फर करता है, मतलब इन्फ्लुएंस अबाउट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स करता है, और एक पैसे को बचाता है, टाइम को बचाता है ये। अब एस्टिमेशन थ्योरी क्या है,
एस्टिमेशन थ्योरी देखो यार, मतलब एक बंदे ने गैस करना है। अब दो तरह की हो सकती है देखो, पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, एक मैनेजर ने डिसीजन लेना है कि यार मैंने कितने कितने मुझे पैसे की जरूरत है एक प्रोसेस को करने के लिए। मान लो कि वो बोलता है कि 100 करोड़ है, अगर वो सीधा एक फिगर बता देता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट। अगर वो बता देता है कि यार नहीं यार मैं 75 से 125 करोड़ रुपया चाहिए मुझे है, तो वो इंटरवल एस्टिमेट हो गया। अब वो ये डिसीजन कैसे लेगा, अपनी नॉलेज के बेस पे लेगा, एक्सपीरियंस के बेस पे लेगा, अपने इंट्यूशंस के बेस पे लेगा, और अपने मतलब जो उसने कैलकुलेशंस की हैं उसके बेस पे लेगा। तो एस्टिमेशन में दो तरह के एस्टिमेशन हो सकते हैं, पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेट। जो इंटरवल एस्टिमेट होते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि आपको यार रेंज मिल जाती है, आपको पता है कि यार इस रेंज में लाई कर सकता है, चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इंटरवल एस्टिमेट्स आर मोर एक्यूरेट एज कंपेरिजन टू पॉइंट एस्टिमेट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग क्या होता है, देखो यार सबसे पहले तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है ना, ये एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल है। मतलब आपको सैंपल जो आपने ड्रॉ किया था, जैसे आपने एक पॉपुलेशन था, ठीक है, पॉपुलेशन में आपने एक सैंपल ड्रॉ किया है। अब सैंपल को आप सैंपल के बेस पे आप इन्फर कर रहे हो कि पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है। तो जो आप सैंपलिंग आपने अच्छे से की है तो आपका पूरा का पूरा आपका डिसीजन अच्छा हो जाएगा। अगर बट सैंपलिंग में आपने गलती कर दी तो आपको पूरा का पूरा पॉपुलेशन को आप गलत बोल सकते हो। तो ये डिसएडवांटेज है। अब उसको करने के टेस्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इस टेस्टिंग में क्या करते हैं, हम एक मान के चलते हैं कि हमने जो सैंपल सेलेक्ट किया वो अच्छा सैंपल है, उसको हम हाइपोथेसिस मान लेते हैं कि वो अच्छा है, ठीक है। अब उसके बाद उसका क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। एक H1 मानते हैं, अल्टरनेटिव मानते हैं कि वो अच्छा नहीं है, नॉट गुड, ठीक है। तो अब उसको हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं, हमने जो 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 सैंपल ड्रॉ किया है इसके ऊपर हम प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड आउट करते हैं कि यार हाँ जो इसमें प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसमें जो लोग हैं उसके उन लोगों का जो कस्टमर्स का रिव्यू है वो कैसा है, मतलब प्रोबेबिलिटी कैसी है। अगर वो प्रोबेबिलिटी अच्छी है तो आप उसको इन्फर कर लोगे कि पॉपुलेशन का प्रोबेबिलिटी अच्छा है। तो उसको आप कंपेयर करते हो जो उसका हाइपोथेसिस है क्या वो उसको मीट कर रहा है। अगर वो हाइपोथेसिस को मीट कर रहा है तो वो अच्छा है, तो वो उसको आप सिलेक्ट कर लोगे पॉपुलेशन को। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या करता है, वैलिडेट करता है जो आपने सैंपल को सिलेक्ट किया है उसके डाटा को वैलिडेट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करता है कि क्या वो मीट कर रही है जो हमें, मतलब पॉपुलेशन को जो हम इन्फर कर रहे हैं, क्या वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, चलो कि मान लो कि एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके बेस पे आपने एक सैंपल को सिलेक्ट किया। मान लो जैसे मारुति सुजुकी का एग्जांपल दिया था कि वो चाहता था कि मारुति सुजुकी चाहता था कि वो पता करे कि उसकी कंपनीज कितनी अच्छी हैं। तो अब एक उसने सैंपल सिलेक्ट किया, उसमें सैंपल में से उसने 100 बंदे सिलेक्ट किए और 100 बंदे में से 99 बंदे ये बोल देते हैं कि यार हाँ यार मतलब ये सैंपल मतलब ये कंपनी बहुत अच्छी है, उसने जो गाड़ियां बनाई हैं हम उससे खुश हैं। तो वो उससे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके उसको पता लग जाता है कि यार हाँ यार मतलब बहुत अच्छा सैंपल है, मतलब सभी का रिव्यू अच्छा आ रहा है। चलो एक बंदे का रिव्यू गलत भी आ गया लेकिन उससे हम इन्फर कर सकते हैं कि मतलब उसने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया। अब प्रोबेबिलिटी के बेस पे उसने हाइपोथेसिस जो अज्यूम किया था कि हाँ यार गाड़ियां अच्छी ही होंगी, तो वो सही निकला। अब ये हाइपोथेसिस सही निकला तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन अच्छा है, मतलब उन सभी का फीडबैक अच्छा है। तो इससे हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग से हमें मतलब क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया वो अच्छा है या नहीं है। अब उसको देखो करने के दो तरह के मेथड है। देखो जो नल, एक तो मैंने बताया था ना H0, एक H1। जो H1 है उसको बोलते हैं हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और H0 होता है जो उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि मतलब जो आपने मतलब अजम्पशन किया उसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है कि जिसमें आपको मतलब H0 में मतलब हाइपोथेसिस में चेंज करने की जरूरत पड़े। अब हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, पेयर टेस्ट, चाइस के टेस्ट और एफ टेस्ट हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अब इसको बोलते हैं इनोवा। अब आपने एक सैंपल लिया था, ठीक है, सैंपल, अब आप सैंपल में से आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे कि यार कस्टमर का फीडबैक कैसा होगा, तो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो। लेकिन इनोवा में क्या करते हो आप, डिफरेंट सैंपल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट सैंपल्स आपने एक पॉपुलेशन से निकाले। तो अब आप क्या करते हो, अब आप ये बताते हो, अब आप जो आपने सैंपल्स निकाले हैं तो आप उसको इन्फर करते हो कि यार ये सैंपल्स क्या यही पॉपुलेशन के हैं या नहीं है, मतलब जो उनकी पॉपुलेशन है वो सेम है या नहीं है। तो इसको यूज करने के लिए आप इनोवा यूज करते हो। इसको बोलते हैं हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मतलब उसमें कितना वेरिएंस है। चलो एक एग्जांपल के सामने मैं आपको इसको समझाता हूँ। अब क्या है कि एक बंदे ने, मतलब आपकी एक शॉप है, ठीक है, उसमें पानी पीने वाले पानी भी है, एक ड्रिंक भी है, एक कॉफी भी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बंदों का आप रिएक्शन टाइम नोट कर रहे हो, आप चाहते हो कि यार मतलब वो आपको फीडबैक देके जाए, और फीडबैक देने में वो टाइम लेता है कुछ, ठीक है। तो आपने इन बंदों का मतलब ये 1 2 3 4 5 बंदे हैं,
ठीक है। 5 बंदों का आपने मतलब रिएक्शन टाइम नोट किया कि यार ये 10 सेकंड में देता है, 12 सेकंड में देता है, 18 सेकंड में, 24 सेकंड में, 30 सेकंड में ये अपना रिएक्शन देता है। ऐसे ही आपने ड्रिंक का भी रिएक्शन टाइम नोट कर लिया, ऐसे ही आपने मतलब कॉफी का रिएक्शन टाइम भी नोट कर लिया। अब ये इनका पॉपुलेशन तो आपको पता ही है कि पॉपुलेशन इन्फर करोगे आप, इसी 5 बंदों के बेस पे आप टोटल पॉपुलेशन को इन्फर करोगे। अब क्या होता है कि यार ये 5 बंदों में आप अगर आप इसको एनालिसिस करो तो इसके जो लोग हैं, जो इंटरनल लोग हैं पांचों के पांचों, इनमें आपस में रिएक्शन टाइम में कितना अंतर है। बट अगर आप ग्रुप को देखोगे तो ग्रुप में एवरेज अगर आप निकालोगे तो सभी के एवरेज ऑलमोस्ट बराबर है। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकालते हो, दैट इज द पीपल दैट मेक द डिफरेंस नॉट द ड्रिंक। मतलब जो पीपल हैं उनका ही रिएक्शन टाइप अलग है, लेकिन जो ड्रिंक है उसका उससे उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आपने एक हाइपोथेसिस, आपने एक पॉपुलेशन लिया है सबसे पहले तो, ठीक है। पॉपुलेशन में से आपने 3 सैंपल निकाले, ठीक है। 3 सैंपल कौन कौन से निकाले, देखो पॉपुलेशन पानी पीने वाले लोग 5 थोड़ा होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। उसमें से सिर्फ आपने 5 सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे भी 5 सेलेक्ट किए, यहाँ पे 5 सेलेक्ट किए, यहाँ 5 सेलेक्ट किए। ये 5 कौन से हैं, ये पानी पीने वाले हैं, ये ड्रिंक पीने वाले हैं, और ये मतलब कॉफी पीने वाले हैं। अब इनमें से आपने क्या किया, इनमें आपने एक टेस्ट लगाया, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपने किया कि हाँ यार मतलब हाइपोथेसिस हम मान लेते हैं। अब इसके अंदर आप हाइपोथेसिस यूज करते हो। हाइपोथेसिस माना आपने कि यार ड्रिंक के कारण मतलब रिएक्शन टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसका अल्टरनेट आपने मान लिया कि उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने एक एनालिसिस किया, एनालिसिस में आपने वेरिएशन चेक किया कि ग्रुप में कोई अंतर नहीं है, तो मतलब ड्रिंक के कारण उसके रिएक्शन टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आप उसको क्या करोगे, आप अपनी नल हाइपोथेसिस को सही मानोगे और उसके बेस पे आप बोल दोगे यार हाँ 5 बंदों में सही आ रहा है तो पूरी टोटल पॉपुलेशन पे भी सही आएगा। तो इसको बोलते हैं हम एनोवा टेस्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस में आपको बता देता हूँ। देखो यार जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ने के साथ आपका वेट बढ़ता है, ठीक है। तो एक कोरिलेशन हो गया, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। जितना ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन होगा उतनी वैल्यू 1 के नजदीक होगी, और जितना कम कोरिलेशन होगा उतनी वैल्यू 0 के नजदीक होगी। इसको आप समझ सकते हो, मतलब कोरिलेशन बहुत सारी चीजों के बीच में भी हो सकता है। जैसे आप किसी को इंसेंटिव दो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंसेंटिव दो, पैसा दो, तो वो ज्यादा मोटिवेट रहेगा काम करने के लिए। तो एक कोरिलेशन निकाला जाता है कि कितना कोरिलेटेड है चीजें आपस में, तो आप उस चीज को मतलब जो पॉजिटिव चीजें हैं वो करोगे। अब कोरिलेशंस का एक डिसएडवांटेज क्या है कि आपको जैसे हाइट बता दिया, ठीक है, हाइट बढ़ने से वेट बढ़ता है, बट ये आपको ये नहीं बता रहा है यहाँ पे भी हाइट बढ़ने से कितना वेट बढ़ रहा है। तो उसको निकालने के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, आपने देखा कि जब मैं छोटा था तो मेरे 10 साल में इतना मेरा वेट बढ़ गया था, 12 साल में मेरा इतना वेट बढ़ गया, 15 साल में मेरा इतना वेट बढ़ गया। तो आप क्या करोगे, आप एक ना मतलब इक्वेशन बनाओगे वेट और हाइट के बीच में। मान लो आपने इक्वेशन बनाई h+c, m क्या स्लोप है, c क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपने एक मतलब इक्वेशन बना ली वेट और हाइट के बीच में। तो आप क्या करोगे, आपने इक्वेशन बनाई, आपने ये पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब अपने फ्यूचर में अपना वेट कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे इसको पुट करोगे, m और h की m कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, ये आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको इन्फर कर पाओगे कि मेरा वेट आगे फ्यूचर में कितना रहने वाला है। इसी को बोलते हैं हम रिग्रेशन एनालिसिस। देखो ये बहुत सारे मतलब इक्वेशंस बन सकती है जैसे मैंने आपको बताया। अब जो कोरिलेशंस है वो कैसा कैसा हो सकता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है, जैसा आपने प्रेडिक्ट किया है वैसा ही हो रहा है, उसी में ही डाटा लाई कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है। और हो सकता है कि जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है उसमें से थोड़ा बहुत डेविएट करे, ठीक है। तो हो सकता है भी बिल्कुल बहुत ज्यादा डेविएट कर जाए, तो उसको बोलते हैं लो पॉजिटिव कोरिलेशन। कोई भी कोरिलेशन नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है कि आपकी हाइट बढ़ने से वेट कम हो रहा है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे इन्फ्रेंस आप उससे निकाल सकते हो। तो ये इट इज एडवांटेज ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। ये आपको हेल्प करता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में भी हेल्प करता है, और आपको जो आपके करंट मतलब कोरिलेशंस हैं उसको एनालिसिस करने में भी आपकी हेल्प करता है। अब फोरकास्टिंग यूजिंग टाइम सीरीज एनालिसिस, फोरकास्टिंग करनी है हर जगह इंपॉर्टेंट है। आपने सेल्स को फोरकास्ट करना होता है, तब आप डिसाइड कर पाते हो कितने बंदे मैंने रखने हैं, ठीक है, मैंने कितनी इन्वेंट्री की मुझे जरूरत है, कितनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक चाहिए मुझे, वो सारा हमें सारा फोरकास्टिंग से पता लगता है। और उसकी टेक्निक को हम बोलते हैं टाइम सीरीज डाटा। टाइम सीरीज टेक्निक्स की आगे मेथड कौन कौन से, फोरकास्टिंग के मेथड कौन कौन से हैं, नेव मेथड है, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, रिग्रेशन, ट्रेंड एनालिसिस। ये हम समझते हैं क्या होता है। जैसे आपको पता है कि यार मतलब एक पीरियड है 1 पीरियड, ठीक है, उसमें मतलब मान लो जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ में आपका एक्चुअल कितना है 50 बंदों की डिमांड है, 50 बंदे आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फोरकास्ट में 50 लिख दोगे, ठीक है। मतलब अगले मंथ के लिए आपने सेकंड मंथ के लिए फरवरी मंथ के लिए 50 लिख दिया, ठीक है। अभी अगले मंथ भी 50 ही रहेगी, इस मंथ 50 बंदे आए तो अगले मंथ भी 50 बंदे आएंगे। बट आपने क्या किया, अगले मंथ बंदे आए 53,
ठीक है, तो 3 बढ़ गए तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए 56 कर दोगे 3 बढ़ा के। तो इस वे में आप क्या करते हो, मतलब अपना फोरकास्ट करते हो नेक्स्ट मंथ का। तो इसको हम बोलते हैं नेव मेथड। नेव मेथड क्या होता है, मतलब अभी बिल्कुल ही ट्रेनी बंदा है, मतलब कोई ज्यादा कैलकुलेशन के बेस पे हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हम जर्नल मतलब जनरल नॉलेज जनरल सेंस के बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। अब सेकंड है मूविंग एवरेज, थोड़ा सा बढ़िया मेथड है एज कंपेरिजन टू नेव मेथड। इसमें क्या होता है कि जो आपके पहले 2 मंथ है जनवरी फरवरी, ठीक है, तो आप जनवरी फरवरी की एवरेज ले लोगे। एवरेज के बेस पे आप मतलब दोनों की एवरेज लेके 150 आ गया, तो 150 को आप नेक्स्ट ईयर्स का मान लोगे कि हाँ यार मुझे 150 प्रोडक्ट्स की जरूरत है, तो एक्चुअल में भी 150 आया। अब आप क्या करोगे, आप दोनों का एवरेज ले लोगे, फिर यहाँ पे लिख दोगे 162, बट आया 150, फिर आप क्या करोगे 150 का एवरेज लोगे, 155 आ गया, ठीक है, 150 आ गया। तो आप मतलब इस वे में आप मतलब एवरेज मतलब फोरकास्ट करोगे। ये थोड़ा सा अच्छा मेथड है एज कंपेरिजन टू नेम मेथड, क्योंकि इसमें 2 मंथ्स का आप डाटा ले रहे हो कि मान लो कि यार हाँ इस मंथ में चलो वेरिएशन आ गया, लेकिन 2 मंथ्स में तो एवरेज निकालोगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगी। इसके बाद होता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड में आप थोड़ा सा और एक्यूरेट हो जाते हो। इसमें आप क्या करते हो कि जो एक्चुअल डिमांड और आपने एक फोरकास्ट मान लो अजम्पशन कर ली एक बार, तो आप उसमें क्या करते हो, आप जो एक्चुअल डिमांड है उसका वेटेज आप क्या करते हो ज्यादा कर देते हो। अल्फा एक स्मूथिंग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आप मतलब डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे 0.6 ली है, ठीक है, तो आप इसको वेटेज एक्चुअल डिमांड को वेटेज ज्यादा देते हो, फोरकास्ट डिमांड को आप वेटेज कम देते हो, जहां पे 0.6 दी है, ठीक है, यहाँ पे 0.4 दी है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप निकालते हो अपनी फोरकास्टिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आप निकाल सकते हो। तो ये ज्यादा बहुत एक्यूरेट मेथड है एज कंपेरिजन टू नेव और मूविंग एवरेज मेथड से। तो ये थे फोरकास्टिंग मेथड। अब फंडामेंटल्स ऑफ डिसीजन थ्योरी में देखो 3 वेरिएबल्स हैं, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले तो डिसीजन अल्टरनेटिव्स, ठीक है, डिसीजन अल्टरनेटिव्स को आपने एक्सप्लोर करना है, फिर उसकी नेचर कैसी है और पे ऑफ मैट्रिक्स कैसा है। ये देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव करने है कि आपने स्टॉक में पैसा लगाना है, बॉन्ड में पैसा लगाना है या मिक्स में पैसा लगाना है, तो आपको पता है कि इसमें देखो नेगेटिव कितना जा सकता है, ठीक है, स्लो ग्रोथ कितनी हो सकती है और प्रॉफिट कितना ज्यादा हो सकता है। मतलब स्टॉक्स में जाओगे तो नेगेटिव भी ज्यादा है, पॉजिटिव भी ज्यादा है, रिस्क इन्वॉल्व है। बॉन्ड्स के साथ जाओगे तो कांस्टेंट है सारा कुछ, ठीक है। तो इससे आपको क्या इन्फर करते हो, आप इससे इन्फर करते हो कि आपको जब इन डिसीजन लेना है तो डिसीजन में आपको सबसे पहले तो अल्टरनेटिव्स को आपने एक्सप्लोर करना है। अल्टरनेटिव को एक्सप्लोर करने के बाद जो आपका पे ऑफ आया, पे ऑफ में आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि अगर मैं रिस्क लेता हूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है और इतना मुझे लॉस हो सकता है। तो उसके बेस पे आप अपना मतलब डिसीजन लेते हो। तो डिसीजन थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है, 3 वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो नेमली डिसीजन अल्टरनेटिव्स, कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं। स्टेट्स ऑफ नेचर, देखो इस केस में हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि देखो स्टेट्स ऑफ नेचर कहाँ पे डिस्कस करते हैं, जब हमने एक डिसीजन ले लिया और उसके बाद जो नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ, गेन और लॉस हुआ, वो सारा उसमें आता है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं रहता। पे ऑफ्स में क्या होता है, पे ऑफ में आप उसको कैलकुलेट करते हो कि उसमें कितना रिस्क है, कितना प्रॉफिट है। तो ये थे फंडामेंटल्स ऑफ डिसीजन थ्योरी। अब समरी हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ा, उसमें 2 तरह की टेक्निक्स हैं। मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं जिसमें आप अलजेब्रा यूज कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कर सकते हो। इसकी एग्जांपल कौन सी है, लीनियर प्रोग्रामिंग, गेमिंग थ्योरी, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल टूल्स में कौन से आते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स में आते हैं आपके मतलब बहुत सारे जिसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सको। एनोवा आता है, सेंटर लिमिट टेंडेंसी आती है, ठीक है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बनाते हैं बाय यूजिंग द मतलब एनालिसिस करके उसको हम मतलब इफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हम कम से कम यूज करें। अब उसके बाद उसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, लैपटॉप आपने खरीदने हैं, फिर उसके बाद अपने क्राइटेरिया डिसाइड करना है कि हमने यार मतलब किसको कितनी वेटेज देनी है वो डिसाइड करना है। जैसे मान लो कि आपने कॉन्फ़िगरेशन को वेटेज देना है या प्राइस को वेटेज देना है या उसकी क्वालिटी को वेटेज देना है। फिर आप अल्टरनेटिव ढूंढते हो, मतलब डिफरेंट कंपनीज को ढूंढते हो, उसको वैल्यूएट करते हो, फिर एक डिसीजन लेते हो, फिर फाइनली जो आपका डिसीजन होता है उसको भी आप उसकी भी फीडबैक देखते हो कि यार हाँ यार वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारे हो गए स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। अब उसके बाद आपको मैंने 2 टाइप की टेक्निक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में मैंने आपको बताया कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपकी जो बेसिक डिफरेंस दोनों में है, इसमें क्या है कि इसमें आप बहुत सारी कैलकुलेशन करते हो यार, मतलब मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज करते हो, और इस टेंडेंसी में आप क्या करते हो, मतलब उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप उसको एनालिसिस करते हो, ठीक है। मतलब आपको एक मतलब कॉन्स्टेंट्स आपको मतलब पता है कि वो चीज मतलब हो रही है, ठीक है, उस चीज को आप इफेक्टिव बनाते हो, उसको आप समझने में मतलब रॉ डाटा को अच्छे से कन्वर्ट करते हो ताकि वो अच्छे से समझ आ सके आपको। अब एमसीक्यू ट्राई कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन डिसीजन मेकिंग। देखो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन कौन सी है, एनोवा है, कोरिलेशन है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, मैथमेटिकल टेक्निक है। 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। In a straight line equation y is equal to a plus bx,
तो ये किस में हम फाइंड आउट करते थे, कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस में फाइंड आउट करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में देखो यार टाइम सीरीज एनालिसिस यूज करते थे ना, नेब मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और आपका एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड एनोवा। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट इज एक्यूरेट, इंटरवल एस्टिमेट इज एक्यूरेट, क्योंकि देखो पॉइंट एस्टिमेटेड में तो उसने बता दिया ना 100 करोड़ लगेंगे, बट उसमें उसने बताया था 75 से 125 करोड़ लगेंगे, तो ये ज्यादा चांसेस हैं कि ये इसके बीच में लाई करेगा, तो इंटरवल एस्टिमेट्स आर एक्यूरेट। स्क्यूनेस कुर्टोसिस आपने कहाँ पे फाइंड आउट किया था, स्क्यूनेस क्या था कि जैसे अपने रोहित शर्मा की एवरेज निकली थी तो वो ज्यादा मीन से मतलब पॉजिटिव साइड आ रही थी, हाई की तरफ आ रही थी, और जैसे युवराज सिंह की निकाली थी वो नेगेटिव साइड आ रही थी, तो इसको हम जो मीन से डेविएट करता है इसको बोलते हैं हम स्क्यूनेस। और स्क्यूनेस हम कहाँ पे फाइंड आउट किए थे, स्क्यूनेस कुर्टोसिस कहाँ पे फाइंड आउट किया था, हमने डिस्पर्शन में फाइंड आउट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सैम्पलिंग, देखो सैम्पलिंग क्या करता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बिल्कुल आपको ज्यादा पॉपुलेशन को करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसमें से कुछ सैंपल्स के बेस पे इन्फर करते हो टोटल पॉपुलेशन को। रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ होल इंस्पेक्शन, यस इट इज, मतलब रिड्यूस करता है कॉस्ट को क्योंकि कम सैंपल को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। सैम्पलिंग प्रोवाइड्स एक्यूरेट रिजल्ट एज पॉपुलेशन, नहीं यार ये नहीं हो सकता, क्योंकि सैम्पलिंग में तो आप सिर्फ 5 बंदों के बेस पे पूरे 100 बंदों का ब्यौरा बता रहे हो, तो हो भी सकता है कि वो गलत हो जाए, तो सी इज द राइट आंसर। मीन मोड मीडियन इज यूज्ड इन, देखो मीन मीडियन मोड कहाँ पे यूज किया था हमने, सेंटर लिमिट टेंडेंसी में हमने इसको यूज किया था। हिस्टोग्राम, पेरिटो डायग्राम इज अ ग्राफिकल टेक्निक है ये, इसमें आप रिप्रेजेंट करते हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हिस्टोग्राम में जैसे आपने रिप्रेजेंट करके बताया था। पेरिटो डायग्राम में आपने हायर फ्रीक्वेंसी वाले को आपने बताया था कि 80% ऑफ द जो डिफेक्ट्स हैं वो 20% ऑफ द आइटम्स के कारण ही होता है। तो ये थे मतलब एमसीक्यूज, और चलो इसको पढ़ो और खुश रहो, थैंक यू।